नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का किया उद्घाटन। 20,000 करोड़ में हुआ तैयार, कल से आम जनता के लिए खुलेगा। आतंकी मॉड्यूल केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बिहार के 32 ठिकानों पर एनआईए की रेड। निशाने पर हैं पीएफआई के सभी ठिकाने। 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई ब्लास्ट के आतंकी याकूब मेनन की कब्र को लेकर विवाद। उद्धव ठाकरे सरकार में कब्र को मजार में किया तब्दील। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव पर बड़ा आरोप। सीबीआई के बाद अब ममता के कानून मंत्री मलय घटक पर ईडी का शिकंजा। कोयला घोटाले में 14 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने किया है तलब। जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट पहुंचे संजय राउत। याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार। कहा, पहले ईडी जमानत अर्जी पर 16 सितंबर तक दे जवाब, उसके बाद होगी सुनवाई। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के उद्घाटन की। देश की सबसे खास जगह पूरी तरह से आज बदल गई। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट और उसके आसपास की पूरी जगह, जिसे नए तरीके से बनाया जा रहा है, इसे सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया है, जो 20,000 करोड़ में बना है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी कर रहे हैं। साथ ही नेताजी की 28 फीट की प्रतिमा का भी अनावरण हो रहा है। कार्यक्रम अभी चल रहा है, लेकिन अब से ये पूरी जगह कर्तव्य पथ कहलाएगी, जो आम जनता के लिए कल से खोल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा और ऐतिहासिक दिन है आज का भारत के लिए और भारतवासियों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री इतिहास बना रहे हैं, लेकिन इतिहास को सुधार ज्यादा रहे हैं जी। जिस जगह पे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उस जगह पे 68 तक अंग्रेज राजा का था, किंग और किंग्स वे। तो किंग को हटाया गया और नींद खुली 17-18 साल के बाद जी। आज़ादी के तब हटाया गया, और हटा करके किसको रिप्लेस किया गया है? ये कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन, वो जो आज़ादी के समय जिसने सब कुछ किया, वो आज कब्र में हिल डुल रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस को बिठा दिया गया, नाम रख दिया गया कर्तव्य पथ। वो राजा, राज, ब्रिटिश राज सब तो गए ही गए, कर्तव्य पथ का नाम डाल दिया गया और सुभाष चंद्र बोस को स्थापित किया गया है। आप ये समझिए कितना बड़ा इतिहास सुधारने का काम हो रहा है। ये इंडिया गेट है, दिल्ली की जो राजधानी है, राजधानी का भी सबसे बड़ा केंद्र, और इतना इंपॉर्टेंट प्लेस कि जिसकी मूर्ति वहां पे है, वहीं से वो एक टक सामने राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, सारे मंत्रालय को देख रहा होगा। ही इज द गार्जियन ऑफ द नेशन। इसलिए कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड रही। ये 50-60 साल में तय ही नहीं कर पाई कि किसको वहां पे बिठाया जाए। बीच में सारे लोग कहते भाई गांधी जी को लगाओ, गांधी जी को लगाओ जी। लेकिन गलत इतिहास को खत्म करके सही इतिहास, जिस शख्स की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उसको बिठाया गया, और उस जगह पे बिठाया गया जहां पे हर गणतंत्र दिवस के दिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तमाम वो सैल्यूट मारते हुए गुजरेंगे जी। क्योंकि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। और ये कांग्रेस पार्टी की जो मिर्ची है, वो इसलिए कि इन्हीं सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज को जवाहरलाल नेहरू ने जेल में डाल दिया था, उनको आर्मी ज्वाइन करने नहीं दी। और यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लिखा था
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि ये ब्रिटेन का वॉर क्रिमिनल है, तो नेहरू की तो नामो निशान नहीं उधर है। जिसने आज़ादी दिलाई, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां उन्हें स्थापित किया। बहुत बढ़िया फैसला, और आज इतिहास बना भी है और इतिहास सुधारा भी गया है। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके इसका नाम बदलकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तगड़ा प्रहार किया है, जिससे विपक्ष सन्न है। तो वहीं एनआईए ने आतंकियों पर करारा प्रहार किया है। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई के 32 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। एक टीम फुलवारी शरीफ में भी मौजूद रही, जहां अतहर परवेज के घर पर छापा मारा गया। यहीं से पीएफआई के आतंकी मंसूबे का पता चला था। यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिनके निशाने पर पीएम मोदी थे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। डॉक्टर साहब, एनआईए की इस छापेमारी को पीएफआई और आतंकियों के ऊपर एक करारा प्रहार माना जाए? देखिए, करारा प्रहार तो होना चाहिए। पीएफआई अब तक बैन क्यों नहीं हुआ है? एनआईए रेड करती है, लोगों को पकड़ती है, गिरफ्तारी होती है, सबूत मिलते हैं। वो 2047 में हिंदुस्तान के संविधान को आग लगाकर शरिया का कानून इस्लामिक मुल्क घोषित करना चाहते हैं ये लोग। बैन क्यों नहीं हुआ है? जी। बैन तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये जो 32 जगह पे 13 जिलों में छापेमारी हुई है और जिन लोगों के ऊपर हुई है, इन लोगों के राजनीतिक कनेक्शंस को भी खंगालना चाहिए। कहां से इनको ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, हाउ दे आर सर्वाइविंग। किसी देश में इस तरह के इलीगल काम करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक पैसे की और दूसरा प्रोटेक्शन की। जी। तो पैसे तो कतर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी भी आ रहा है, बहुत जगहों से आ रहा है, पाकिस्तान से भी आ रहा है। जी। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? बिहार में इस पीएफआई ने 15,000 आतंकियों को तैयार कर दिया, ट्रेनिंग दे दी आर्म्स ट्रेनिंग के साथ। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो सरकार ही दे सकती है। ये बिहार पुलिस में लोग अंधे हो गए, गूंगे बहरे हो गए कि जिनको दिख नहीं रहा कि बिहार के गांव गांव में पीएफआई ने पैर पसार लिए हैं। अब एनआईए ने एक्शन लिया है। अब इन लोगों के एंटीसीडेंट्स को भी खंगालना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पे आतंकवाद के साथ खड़ी है आज की तारीख में। जी डॉक्टर साहब, एनआईए आतंकियों पर छापेमारी करके इनका खात्मा करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार लगातार आतंकियों पर प्रहार कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे आतंकियों को स्पेशल सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट के आतंकी याकूब मेमन की कब्र की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें याकूब मेमन की कब्र को फूलों से सजाया गया है, उस पर टाइल्स लगाए गए और लाइटिंग भी की गई। इस पर तगड़ा विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील हो गई और पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। डॉक्टर साहब, आतंकी की कब्र पर इतना कौन खर्च कर रहा है? ठाकरे सरकार का क्या इसमें रोल है कोई? बिल्कुल, बिना सरकार के कहे हुए कैसे क्या हो सकता है? अभी कहां ये लोग देश में शरीयत कानून लागू करवाने वाले? मजार के ऊपर इस तरह के टाइल्स लगाना एंटी इस्लामिक काम है, अन इस्लामिक काम है ये। किसी की कब्र के ऊपर वो टाइल्स और सीमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम की दुहाई देंगे, हिजाब चाहिए और ये चाहिए, और मौका मिलते ही आतंकियों का जो है महिमा मंडन चालू कर देंगे। कौन लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग यही आतंकी याकूब मेनन है, जिसकी फांसी की घोषणा के बाद दिल्ली में ये तमाम देशद्रोही वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को रात में जगाया था। ये तमाम दिल्ली में बैठे हुए ये दलाल पत्रकारों का जत्था कह रहा था कि भाई इंसाफ दिलाओ। तो जिस आतंकी के लिए रात के अंधेरे में 2 बजे रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हों, अदालतें सज जाती हो, तो यह उद्धव ठाकरे किस खेत के मूली हैं?
मजार बनवा दिया। वो तो अच्छा हुआ, सरकार चली गई, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वहाँ पे इस आतंकी के मजार पे चादर चढ़ाने भी चले गए होते, जैसे अजमेर गया था उद्धव ठाकरे के लाडले। तो ये इस तरीके की चीज़ें आप ऐसे ही कर दोगे? ये एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है और देवेंद्र फडणवीस ने सही काम किया है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और कम से कम इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि कौन लोग आतंकियों के साथ खड़े हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे। बिहार के बारे में पिछली खबर में आपको पता चल ही गया कि किस तरीके से वहाँ पे नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार पीएफआई और आतंकियों को प्रोटेक्शन दे रही है, और यहाँ एनसीपी और कांग्रेस पार्टी और नए नए मुसलमान बने ज़्यादा प्याज खाने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, इन लोगों के कुकर्मों की वजह से वहाँ ये पाप हुआ। जी डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया, लेकिन जांच एजेंसी अपने काम के साथ समझौता नहीं करना चाहती। बंगाल में ममता बनर्जी के कानून मंत्री पर सीबीआई के बाद अब ईडी की भी गाज गिर चुकी है। कोयला घोटाले के मामले में ईडी ने मलय घटक को पहले नोटिस भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। अब ईडी ने फोन कर मलय घटक को 14 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है, जिसके बाद ममता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, सीबीआई के बाद अब ईडी का शिकंजा क्या करेंगी ममता बनर्जी? देखिए, जहां भी काला धन का खेल होगा ईडी तो आएगी ही। जी, मैं तो बता रहा हूं कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। सीबीआई जांच पड़ताल करती है, क्रिमिनलिटी को जांच करते करते उनको मालूम चलता है कि भाई यहाँ पे काला धन, विदेश फंडिंग और ये सब हो रहा है, सेल कंपनियां। जी, तो फुटबॉल के खेल में आप देखते होंगे कि एक खिलाड़ी सारे अपोनेंट को डॉज देता हुआ गोल पोस्ट के पास पहुंचता है, लेकिन गोल मारने के लिए कि वो गोल 100% कन्वर्ट हो जाए, वो आखिर में जाकर के बॉल अपने सहयोगी को पास ऑन कर देता है कि ताकि वो अच्छे से निशाना बना करके गोल मारे। जी, सीबीआई यही काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन कर करके जब उनको मालूम चलता है कि भाई यहाँ पे काले धन का मसला है या इसका मसला है, तो वो बॉल जो है वो ईडी की ओर पास ऑन कर देती है। तो टीम की तरह काम कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी की मुसीबत का अंदाज़ा आप लगाइए। कल उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बुलाया, जी, बिठाया, गुस्से में लाल, पूछ रही कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, की होच्छे बाबा, बताओ क्या चल रहा है, जी, सो रहे हो तुम लोग? ये सीबीआई वाले आते हैं जहां तहां घुस जा रहे हैं, तुमको कुछ पता भी नहीं चलता। 3 बड़े बड़े लीडर टॉप नॉच टीएमसी के वो जाल में फंस गए। पार्थ चटर्जी, जिसके बारे में कहा जाता था कि नंबर 2, ये मालदा मुर्शिदाबाद उधर के इलाके का पूरा सबसे बड़ा लीडर, उसको कहते कि डॉन, जिसकी वजह से सारा मुस्लिम वोट कन्वर्ट होता था टीएमसी को, केस्टो अनुव्रत मंडल, जी, वो विकेट भी डाउन। तीसरा, ये दुर्गापुर आसनसोल, जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां का सबसे बड़ा लीडर ये मलय घटक, मूली बना दिया गया है इनको कि भाई आओ, अब बहुत कोयले की काली कमाई तुमने खा लिया, अब जेल जाने की बारी है। इसलिए ममता बनर्जी परेशान है कि ये तो तमाम बड़े बड़े लोगों के, छोटे मोटे लोगों पे हाथ नहीं डाला जा रहा। ये बड़े बड़े लोग क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने उस तरह का स्ट्रक्चर ही प्रशासन का बना रखा है कि कानूनन, जो कानून के द्वारा स्थापित सिस्टम है, उसके पैरेलल टीएमसी का सिस्टम चलता है। तो जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा करप्ट। जी डॉक्टर साहब, कार्रवाई होगी ही। जी बिल्कुल।
ईडी ने हर भ्रष्ट नेता पर शिकंजा कस रखा है। संजय राउत भी इसमें शामिल हैं, लेकिन अब संजय राउत का जेल की खातिरदारी से लगता है मन भर गया है, इसीलिए अब वो जमानत के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। आज संजय राउत जमानत के लिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट पहुंचे और जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि पहले ईडी जमानत अर्जी पर अपना जवाब 16 सितंबर तक दे, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। फिलहाल 19 सितंबर तक संजय राउत न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, ईडी क्या जवाब देगी? क्या जमानत हो पाएगी? देखिए, जिस जुर्म के वजह से वो जेल के अंदर हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि जो ईडी के हत्थे चढ़ा तो वो समझिए चढ़ गया। बड़ी मुश्किल होती है बेल। भाई तो साधारण से एमपी हैं, अनिल देशमुख तो गृह मंत्री था, नवाब मलिक भी मंत्री है, अभी देखिए पार्थ चटर्जी बड़े मंत्री हैं जी। बड़े बड़े लोग, अनुव्रत मंडल, और दिल्ली वाला कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जी। ये सब ईडी के चक्कर में नपे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बेल। दिक्कत क्या है कि इनको अपना इनोसेंस जो है वो प्रूव करना होगा, वो प्रूव कर नहीं पाएंगे। और जिन लोगों ने, और खास करके संजय राउत, आप 650 गरीब लोगों के सिर से उसके छत को छीन लेते हैं। आपको तो सभ्य समाज में रहने की कोई आज़ादी दी ही नहीं जानी चाहिए। इतने लोगों की हाय लेकर कौन सुख चैन से जी सकता है? आप एक आदमी के हाय से तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। यहाँ तो 650 लोग कोस रहे हैं सवेरे उठते ही संजय राउत को। तो ये तो डिवाइन जस्टिस है। सब कुछ का हिसाब इसी जीवन में यहीं पे सबको देना होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी की। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।